नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, क्या कभी आपने ये सोचा होगा कि कोई देश अरबों रुपए खर्च करके विमान खरीदे, लेकिन वह विमान यात्रियों को ले जाने के बजाय सालों तक एयरपोर्ट पर धूल खाता रहे। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि हर साल करोड़ों रुपए सिर्फ उनकी देखभाल पर खर्च होते रहे, जबकि वे एक भी नियमित उड़ान ना भर सके। साथियों, यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि नेपाल की राष्ट्रीय एयरलाइन की वास्तविक कहानी है। चीन से खरीदे गए MH-60 और Y-12E विमान, जिन पर नेपाल ने अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन आज भी वे नेपाल के लिए एक आर्थिक बोझ बने हुए हैं। अब मामला इतना बड़ा हो गया है कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने खुद सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर इस अरबों रुपए के नुकसान का जिम्मेदार कौन है। क्या यह सिर्फ एक गलत खरीद थी, या फिर इसके पीछे राजनीतिक दबाव या कूटनीतिक सौदे, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता की पूरी कहानी क्या इसके पीछे छुपी हुई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चीन से विमान खरीदने का फैसला कैसे हुआ, नेपाल को कितना आर्थिक नुकसान हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्या पूछा और क्या इस पूरे मामले में किसी की जवाबदेही तय हुई। तो चलिए शुरू करते हैं नेपाल के सबसे विवादित विमान सौदे में से एक की पूरी कहानी। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल सके। तो चलिए, आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। नेपाल का अरबों का विमान घोटाला, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। दो समाचार पत्र हैं, द हिमालयन और रथोपति, दोनों ने इसे कवर किया है। रथोपति लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इनटू लॉस मेकिंग चाइनीज एयरक्राफ्ट परचेज। द हिमालयन लिखता है, सुप्रीम कोर्ट डिमांड्स आंसर ऑन बिलियंस लॉस्ट इन चाइनीज एयरक्राफ्ट डील। और इसी पर हमारी जो है चर्चा हो रही है। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल पहले जो है वो जानना होगा। नेपाल के बारे में हम जानते हैं साथियों कि नेपाल एक पहाड़ी देश है। यहाँ सड़क बनाना आसान नहीं है। आज भी कई जिले ऐसे हैं जहां हवाई सेवा केवल सुविधा नहीं बल्कि जीवन रेखा मानी जाती है। इसी आवश्यकता को देखते हुए नेपाल सरकार ने घरेलू हवाई नेटवर्क को मजबूत करने का जो है वो फैसला किया। योजना ये थी कि ऐसे विमान खरीदे जाए जो छोटे रनवे पर उतर सके, दूर दराज के पहाड़ी इलाकों तक पहुंच सके और देश के हर हिस्से को बेहतर तरीके से जोड़ सके। इसी दौरान नेपाल और चीन के संबंध में भी तेजी से मजबूती आ रही थी। आर्थिक सहयोग बढ़ रहा था, बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं शुरू हो रही थी और इसी माहौल में विमान खरीदने का प्रस्ताव सामने आया। नेपाल एयरलाइंस ने चीन की एक कंपनी थी जिसका नाम था एविक एवीआईसी के द्वारा निर्मित दो प्रकार के विमान चुने। एक था MH-60 जो कि मध्यम दूरी का टर्बोप्रॉय यात्री विमान था और दूसरा था Y-12E जो कि छोटा टर्बोप्रॉय विमान, जिसे विशेष रूप से कम यात्रियों या छोटे हवाई अड्डों के लिए उपयुक्त बताया गया। इन विमानों की खरीद में चीन ने वित्तीय सहायता भी दी और कुछ विमान चीनी अनुदान के तहत मिले, जबकि शेष के लिए रियायती चीनी ऋण यानी कि कंसेशन लोन भी जो है वो उपलब्ध कराया गया। आपके स्क्रीन पर साथी ये दोनों विमानों की तस्वीर है। ये है आपका MH-60 और ये है आपका Y-12E। और ये दोनों विमान जो है वो सरकार और अधिकारियों के सामने दावा किया गया कि यह सौदा नेपाल के लंबे समय में बेहद लाभदायक जो है वो नेपाल के लिए होगा। कहा यह भी किया गया था कि ये दोनों विमान पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में आसानी से उड़ान भर सकेंगे, छोटे रनवे वाले हवाई अड्डे पर सुरक्षित संचालन कर पाएंगे, घरेलू हवाई सेवाओं का विस्तार होगा, नेपाल एयरलाइंस की आय बढ़ेगी और भविष्य में निवेश आर्थिक रूप से टिकाऊ साबित होगा। साथियों, कागज पर यह योजना तो बेहद ही, अगर हम बात करें तो आकर्षक दिखाई दे रही थी, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग निकली। विमानों के डिलीवरी होने के बाद एक एक करके ऐसी समस्या आने लगी जिनकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की। और यहीं से शुरू हुआ नेपाल के सबसे विवादित विमान सौदे का एक कहानी। तथा लेकिन असली चुनौती विमान खरीदने के बाद शुरू हुई। कागजों पर जो सौदा बेहद लाभदायक दिखाई दे रहा था वो धीरे धीरे नेपाल एयरलाइंस के लिए आर्थिक और परिचालन दोनों स्तर पर बड़ी समस्या बन गया। सबसे पहली जो चुनौती थी वो थी मेंटेनेंस को लेकर, यानी कि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी लेकिन समस्याएं धीरे धीरे सामने आई। मेंटेनेंस यानी कि इन विमानों की तकनीक और रखरखाव के लिए विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। नेपाल एयरलाइंस के पास ना तो पर्याप्त अनुभव था और ना ही पूरी तकनीकी व्यवस्था। दूसरा, अगर इस विमान को लेकर अगर हम बात करें तो वो था स्पेयर पार्ट्स को लेकर। कई बार आवश्यक पुर्जे समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते थे, विदेश से मंगाने में समय और अतिरिक्त खर्च लगने लगते थे। परिणाम यह हुआ कि कई विमान लंबे समय तक हैंगर में पड़े रहे। तीसरी समस्या थी वो थी पायलट और इंजीनियरों का ट्रेनिंग।
नए विमान के लिए विशेष प्रशिक्षण चाहिए था, प्रशिक्षण की लागत बढ़ी और योग्य मानव संसाधन की उपलब्धता भी जो है वो चुनौती बनी रही। और इसके बाद सामने आया यात्रियों का भरोसा। साथ ही कुछ रूटों पर यात्रियों की संख्या उम्मीद से काफी कम रही। कई यात्रियों ने अल विकल्पों को जो है वो प्राथमिकता दी, जिससे इन विमान का व्यावसायिक उपयोग जो है वो बहुत सीमित हो गया। और इसके साथ ही बार बार तकनीकी खराबी, कम विश्वसनीयता की शिकायत जो है वो एक एक करके सामने आने लगे। साथियों, जब कोई विमान लगातार सेवा में ना रह पाए तो उसकी कमाई घटती है, लेकिन रख रखाव का खर्च जो है वो जारी रहता है। और एक और चुनौती थी, वो थी अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता, यानी कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। ये विमान वैश्विक बाजार में उतने व्यापक रूप से संचालित नहीं थे जितने कुछ अन्य क्षेत्रीय विमान। इसका असर प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, स्पेयर पार्ट्स और परिचालन लागत के ऊपर भी पड़ा। और इन सभी समस्याओं ने एक संयुक्त परिणाम के रूप में अगर हम बात करें तो परिणाम ये दिया कि इनके उड़ाने जो हैं वो लगातार कम होते गए। कुछ विमान लंबे समय तक निष्क्रिय रहे और नेपाल एयरलाइंस को लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार स्थिति इतनी खराब हो गई कि साल 2020 में नेपाल एयरलाइंस ने MS-60 और Y12E विमानों का नियमित संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया। यानी जिन विमानों को नेपाल के दूर दराज के इलाकों को जोड़ने के लिए खरीदा गया था, वह नेपाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि एयरपोर्ट पर जो है वो कबाड़ के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, कबाड़ के रूप में पड़ा रहा। ये खुद एयरपोर्ट पे खड़े रह गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई इनकी। सबसे बड़ा सवाल तो अब शुरू हुआ कि ये विमान उड़ ही नहीं रहे थे, तब भी हर साल करोड़ों रुपए उनके रख रखाव में क्यों खर्च किए जा रहे थे। और इसी सवाल ने आखिरकार नेपाल के सुप्रीम कोर्ट का ध्यान जो है वो अपनी ओर खींचा। और यहीं से मामला केवल एक असफल विमान खरीद नहीं बल्कि सार्वजनिक धन के इस्तेमाल के गंभीर प्रश्न के ऊपर बन गया। याचिका में दावा किया गया कि इन विमानों के परिचालन बंद होने के बावजूद नेपाल एयरलाइंस को हर साल 500 बिलियन नेपाली रुपए, यानी कि लगभग 50 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ रहा था। अब एक बात को बड़े ध्यान से सोचिए कि जब विमान उड़ ही नहीं रहा था तो आखिरकार ये 50 करोड़ रुपए हर साल कहां खर्च हो रहे थे। और सबसे पहले आते हैं इनके पार्किंग और हैंगिंग का चार्ज। साथियों, ये जो विमान आपको दिख रहा है जो पार्क हुआ है, जो हैंगरिंग हो रही है, इसके वर्षों तक एयरपोर्ट पे खड़े विमानों के लिए भी जगह और रखरखाव की लागत जो है चुकानी पड़ती। दूसरा खर्च था वो था इनके मेंटेनेंस का, यानी विमान उड़े चाहे मत उड़े, लेकिन उनकी तकनीकी रूप से सुरक्षित स्थिति में रखना जो है इन्हें पड़ता था। नियमित उनका निरीक्षण करना पड़ता था, उपकरणों की जांच करनी पड़ती थी, आवश्यक मरम्मत जो है जारी रहती थी। और तीसरा खर्च जो था वो खर्च था साथियों इंश्योरेंस का। निष्क्रिय विमान भी बीमा और अन्य नियम के दायित्वों की पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाते। इसके अलावा तकनीकी स्टाफ, इंजीनियरिंग टीम, प्रशासनिक व्यवस्था और प्रबंधन से जुड़े खर्च जो है वो लगातार बढ़ रहे थे। यानी खर्च जारी है लेकिन आय जो है वो लगभग शून्य था। सरल शब्दों में कहें तो विमान खड़े हैं लेकिन सार्वजनिक पैसा लगातार खर्च हो रहा है। और यही कारण है कि मामला अब केवल एक व्यवसायिक असफलता नहीं बल्कि जवाबदेही और सुशासन का मुद्दा जो है वो बन चुका था। और इसी पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम उठाया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट भीसराज लुटिल ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि इस पूरे विमान खरीद मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने अदालत से कई महत्वपूर्ण मांगे रखी। विमान खरीद की पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच करने की बात की। खरीद प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और निर्णय लेने वाले जो भी अधिकारी थे उनकी जिम्मेदारी को तय करने की जो है वो बात की गई। यदि जांच में भ्रष्टाचार, लापरवाही या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए, यह भी उन्होंने अपनी याचिका में बात कही। साथियों, यदि राज्य को आर्थिक नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों से नुकसान की वसूली पर भी विचार किया जाए। और इन दलीलों को देखते हुए नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सो कॉज नोटिस जारी किया। अदालत ने सरकार से पूछा कि इतने वर्षों के बाद भी इस पूरे मामले की प्रभावी जांच आज तक क्यों नहीं हुई। यानी अब सरकार को अदालत के सामने स्पष्ट करना होगा कि अब तक क्या कार्रवाई की गई और आगे क्या कदम उठाया जाएगा। और यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चरण पर अंतिम फैसला नहीं दिया। फिलहाल अदालत ने सरकार से जवाब मांगा और मामले की न्यायिक समीक्षा अभी भी जारी है। अब इन सब मामले को लेकर जो सवाल उठ रहा है, यह सवाल केवल विमानों तक सीमित नहीं है। नजर उन लोगों के ऊपर भी है जिन्होंने इस पूरी खरीद प्रक्रिया का मूल्यांकन किया था। साथियों, याचिका की अगर हम बात करें तो इस याचिका में प्रोक्योरमेंट स्टडी कमेटी का भी उल्लेख किया गया। बताया गया है कि समिति की रिपोर्ट में इन विमानों को नेपाल के आवश्यकता के अनुरूप बताया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ये विमान नेपाल के लिए उपयुक्त है, आर्थिक दृष्टि से इकोनॉमिकली वायबल है और परिचालन के स्तर पर काफी सबल साबित होंगे। लेकिन बाद की घटनाओं ने बिल्कुल
अलग तस्वीर जो है पेश कर दी। विमानों का उपयोग सीमित रहा, परिचालन बंद हो गया और आर्थिक नुकसान बढ़ता गया। और यही से सबसे बड़ा प्रश्न सामने आया कि क्या शुरुआती अध्ययन में जोखिमों का सही आकलन नहीं किया गया था, या फिर क्या निर्णय प्रक्रिया में ऐसे गंभीर चूक हुई जिसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इन सवालों के जवाब अभी भी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, इसलिए इस समय किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी मानना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि यह मामला अब केवल विमान खरीद का नहीं बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक धन के प्रभावी उपयोग की परीक्षा भी बन चुका है। साथियों, अगर इस पूरे घटनाक्रम को व्यापक दृष्टि से अगर आप देखें तो यह केवल विमानों के निष्क्रिय हो जाने की कहानी नहीं, यह सुशासन की परीक्षा है। यह सवाल उठाता है कि जब सरकारें बड़े सार्वजनिक निवेश करती है तो निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं। क्या परियोजना का तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन पर्याप्त था? क्या जोखिमों का सही आकलन किया गया था? और अगर बाद में परियोजना विफल हो जाती है तो क्या उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पर बात की गई थी और यही कारण है कि इस मामले ने कई बड़े मुद्दों पर जो है फिर से चर्चा शुरू कर दी। बड़े मुद्दे जिस पर चर्चा शुरू की गई वही था कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी थी या नहीं। ट्रांसपेरेंसी पर बात हुई कि क्या सभी निर्णय और मूल्यांकन सार्वजनिक रूप से स्पष्ट थे। और अकाउंटेबिलिटी पर बात हुई कि यदि गलत निर्णय हुआ तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। फॉरेन लोन जो मिले, जो विदेशों से ऋण लिए गए, उन परियोजना का आर्थिक मूल्यांकन कितना मजबूत था, यह भी प्रश्न था। और साथ में चाइनीज फाइनेंसिंग हुई तो रियायत ऋण और अनुदान पर आधारित परियोजनाओं में दीर्घकालिक वित्तीय जोखिम का आकलन कैसे किया गया। स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में निवेश प्रबंधन और जवाबदेही कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर भी बात हो। और इन्हीं कारण यह मामला अब केवल नेपाल के एयरलाइंस तक सीमित नहीं रहा। कई विश्लेषकों का मानना है कि इससे भविष्य में सरकारी खरीद नीतियों और सार्वजनिक निवेश पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह भी सच है कि हाल के वर्षों में नेपाल में कुछ चीन समर्थित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर लागत, समय सीमा या व्यवहार्यता पर सार्वजनिक बहस जो है अब शुरू हो चुका है, जैसे कि हम पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। और ऐसे में विमान सौदा भी उसी व्यापक चर्चा का हिस्सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर चीनी वित्त पोषित परियोजना असफल नहीं है। कई परियोजना सफलतापूर्वक संचालित इस समय नेपाल में हो रही है। इसलिए इस मामले का मूल्यांकन तथ्यों, जांच और आधिकारिक निष्कर्षों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि केवल परियोजनाओं के वित्त पोषण के स्रोत के आधार पर। यानी सबसे बड़ा प्रश्न आज भी यही है कि क्या यह केवल एक खराब व्यावसायिक निर्णय था, या फिर सार्वजनिक नीति, योजना और जवाबदेही की ऐसी विफलता जिससे भविष्य के लिए जो है वह महत्वपूर्ण सबक सीखने की आवश्यकता है। साथियों, अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस पहल से वास्तव में सच सामने आएगा। क्या यह पता चल पाएगा कि निर्णय कहां गलत हुआ है, किस स्तर पर चूक हुई है, और क्या किसी की जवाबदेही तय होगी। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो क्या नेपाल को हुए इस भारी आर्थिक नुकसान की भरपाई संभव हो पाएगी, या फिर क्या यह मामला वर्षों तक सरकारी फाइलों और कानूनी प्रक्रियाओं में उलझ कर रह जाएगा। इतना तो निश्चित है कि विवाद केवल कुछ विमानों का नहीं है, यह करदाताओं के पैसे, सुशासन, पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही से जुड़ा मुद्दा है। आने वाले दिनों में सरकार का जवाब और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई यह तय करेगी कि यह मामला किस दिशा की ओर आगे बढ़ता है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में नेपाल को विदेशी ऋण या अनुदान से होने वाले बड़े सरकारी सौदे के लिए स्वतंत्र तकनीकी, वित्तीय और परिचालन समीक्षा की आवश्यकता जो है वह अनिवार्य रूप से शुरू कर देना चाहिए, या आपको लगता है कि मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त है। आपकी जो भी राय हो, उस राय जो है वह कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। मैं आपके विचार पढ़ता हूं और कई महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर अगली वीडियो में चर्चा भी करता हूं। अगर आपको ये तथ्यात्मक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को कर दीजिए कि यहां आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर आता रहे, जिससे कि आप अपडेट होते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।